हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट विच इज़ आल्सो कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट के बारे में। किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे चेक करेंगे, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसके बारे में आज हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसा कि हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस का जो सीरीज देखा था उसमें 13 ईएमए यूज़ किया था और मंथली बेसिस पे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हम लोग स्टॉक सिलेक्शन के लिए यूज़ कर रहे थे। और इसी का यूज़ करते हुए हम लोग ने उसमें भी डिस्कस किया था कैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, फिर देन उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करेंगे उस कंपनी का। तो उसमें ही उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पहले समझ लेते हैं कैसे कैसे इसमें चेक करेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चले जाते हैं अपने इसके वेबसाइट पे। जाए तो आप मनी कंट्रोल पे चले जाएं, टिकटे पे चले जाएं या फिर स्क्रीनर पे चले जाएं, जो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है उस पर चले जाइए। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे दिख रहा है टिकट टेप की वेबसाइट पे हम आ गए हैं। यहाँ पे कोई भी कंपनी आप सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ही आप सेलेक्ट कर लीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जैसे ओवरव्यू आता है, देन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसके फाइनेंशियल पे चले जाएंगे। फाइनेंशियल पे यहाँ पे देखें इनकम, यहाँ पे दिखा रहा है बैलेंस शीट, फिर देन कैश फ्लो। तो इनकम का अलग अलग है, यहाँ पे एनुअल भी चेक कर सकते हैं, फिर देन क्वार्टरली भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग इनकम का ही देख लेते हैं और फिर देन इसके बाद यहाँ पर नीचे की ओर आ जाते हैं। यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है, जो उसमें सेल्स आ रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू आल्सो। तो यहाँ पे जो सेल्स आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है और कहीं कहीं आप देखेंगे यहाँ पे एक जगह सेल्स दिया रहेगा या, ठीक है, जो उसका मेन बिजनेस है, जैसे कोई कंपनी है उसका मेन बिजनेस है, उससे जितना रेवेन्यू आ रहा है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू ऑब्लिक सेल्स। और क्योंकि यहाँ पे टोटल किया हुआ है तो इसलिए अदर इनकम भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। यहाँ पे अदर इनकम जो भी आएगा वो दोनों को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे टोटल रेवेन्यू दिखा रहा है और एफ वाई 18 फाइनेंशियल ईयर 18 19 20 21 है ना, ईयरली क्योंकि हम लोग चेक करें। तो इस तरीके से यहाँ पे आप रेवेन्यू देख सकते हैं कैसे कैसे ये इंक्रीजिंग वे में। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर दिन जो टर्म आ जाता है, अच्छा, इसमें जो भी रेवेन्यू आपका आ रहा है, ठीक है ना, जो भी आपका रेवेन्यू आ रहा है उस बिजनेस को चलाने के लिए जो भी खर्चा आया, ठीक है ना, कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए, लाइक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, या फिर रॉ मटेरियल आपका आ रहा है, या फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आ रहा है, या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर कुछ एडवर्टाइजमेंट का जो खर्च आ रहा है तो उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। उस ऑपरेटिंग एक्सपेंस को इस टोटल रेवेन्यू में जब हम माइनस करेंगे तो हमें इबिटदा मिलेगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं इबिटदा को। इबिटदा का फुल फॉर्म अर्निंग अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो इसका जैसे देखें इसमें जैसे माइनस किया है ना, जैसे आपका यहाँ टोटल रेवेन्यू है, यहाँ पे क्लियरली दिखाया है बराबर। यहाँ पे देखिए जो मैंने बोला था, जो भी एक्सपेंस आपका रहा है, रॉ मटेरियल है माइनस किया इसमें से टोटल रेवेन्यू में, पावर एंड फ्यूल कॉस्ट हो गया, एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हो गया, इससे माइनस किया ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंस, तब इक्वल टू आया आपका इबिटदा। ठीक है ना, यहाँ पे इसका उसके बाद यहाँ पे इबिटदा आया। ठीक है, अब इबिटदा का बाद जो पीबीआईटी आ रहा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को माइनस करने के बाद पीबीआईटी बच गया। ठीक है, कोई भी बिजनेस को जैसे कोई भी डिप्रिसिएशन क्या होता है, तो डिप्रिसिएशन ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि कोई बिजनेस मैंने ओपन किया और उसमें जो ऑफिस एक्सपेंस में यूज़ किया था, उसमें मान लो बिल्डिंग बनाया या फिर लैपटॉप खरीदा मैंने या कोई फर्नीचर खरीदा, तो उसका एक लाइफ होता है। ठीक है, मान लो किसी का लाइफ 3 साल है, मान लो लैपटॉप, फॉर एग्जांपल लैपटॉप मैंने ले लिया, लैपटॉप का 3 साल मोटा मोटी ये लोग ऑफिस वाले इसका लाइफ मानते हैं। और जैसे 60,000 का लैपटॉप खरीदा तो 20,000 इक्वल टू
3 इक्वल पार्ट 3 साल में डिवाइड कर देंगे, तो ये डिप्रिशिएशन करके 20-20 हज़ार करके माइनस करेंगे। तो उसी तरीके से जो भी इनका भी डिप्रिशिएशन अमाउंट है अकॉर्डिंग टू जो भी एक्सपेंस में लगा है, उसी तरीके से यहाँ पे डिप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में घटाते हैं। उसके बाद जो बचता है दैट इज पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर इनका जो मोटा मोटी जो खर्च हुआ था, जो मेन ऑपरेटिंग बिजनेस है, ठीक है ना, अगर आपने अपने बिजनेस को चलाने के लिए डेप्थ नहीं लिया, मतलब कर्जा नहीं लिया, ठीक है, तो यही आपका यहाँ तक अगर जो आपका इनकम आ रहा है, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है। जैसे पीबीटी जो आ रहा है, इसमें से माइनस इंटरेस्ट एंड अदर आइटम्स को माइनस कर देंगे, मतलब इंटरेस्ट को जो माइनस कर देंगे, तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने कर्जा लिया तो उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे उसके बाद जो इनकम बच जाएगा दैट इज पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है उस पर गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना है। टैक्स पे करने के बाद जो इनकम बच जा रहा है उसको हम लोग नेट इनकम बोलेंगे। ठीक है ना, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में पैट भी बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, तो नेट इनकम आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी नेट इनकम आ रहा है यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि नेट इनकम इक्वल टू FY 2018 में 36,075 per दिन, FY 19 में 39,588 per दिन, FY 20 में 39,354 एंड FY 21 में 49,128। ये आपका नेट इनकम आ रहा है इस रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी का। फिर यहाँ पे उसके बाद क्या दिखा रहा है, EPS एंड DPS, अर्निंग पर शेयर एंड डिविडेंड पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर हो गया आपका 60.36, 66.20। इसी तरीके से ईयर ऑन ईयर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और डिविडेंड इसने क्या दिया ईयर ऑन ईयर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.94, 6.44, 6.44, 7। एंड पे आउट रेशियो क्या होता है, पे आउट इज इक्वल टू DPS डिवाइडेड बाय EPS। सिंपल फॉर्मूला है, डिविडेंड पर शेयर को डिवाइड कर दे अर्निंग पर शेयर से, तो आपका ये पे आउट रेशियो निकल जाएगा। ठीक है ना, इसको आप गूगल पर भी सर्च कर लेंगे, ये सब आइटम आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें जो हमें समझने का जो चीज़ है वो ये है मोटा मोटी, कि कोई भी बिजनेस को आप अगर चला रहे हैं तो उसमें जो प्रॉफिट आएगा, जो भी सेल्स के थ्रू आएगा, ठीक है ना, लेकिन उस बिजनेस को चलाने के लिए जो भी खर्च आपका आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और जो अगर आपके पास जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, यानी कि कोई बिजनेस को चलाने के लिए आपके पास उतना कैपिटल नहीं था, तो कैपिटल आपने क्या किया, उसके लिए डेप्थ लिया, तो इसको क्या बोलेंगे, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम था तो आपने क्या किया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को अपने बढ़ा दिया, तो उसके वजह से आपको यहाँ पे क्या इंटरेस्ट पे करना पड़ा था। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ा। अगर ये आप कर्ज नहीं लिए होते, ठीक है ना, डेप्थ नहीं लिया होता, तो ये इंटरेस्ट से नहीं पे करना पड़ता, सिर्फ गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता, तो यहाँ पे आपका नेट इनकम इंक्रीज कर जाता। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पे जब भी आपको इंटरेस्ट दिखे, है ना, कि इतना इतना इंटरेस्ट इसने दिया, मतलब इसके पास डेप्थ भी है, इस कंपनी ने डेप्थ भी लिया, मतलब कर्जा भी लिया अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो ये जो भी टर्म्स है लाइक PBT, नेट इनकम, अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लीजिए, ये जो नेट इनकम आया इस कंपनी का, अब ये नेट इनकम का भागीदार कौन रहेगा, ये किसे किसे मिलेगा, क्योंकि जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं या फिर उस कंपनी के जो मालिक है उसे मिलेगा। ठीक है, तो ये जो नेट इनकम है ये डिवाइड होता है इक्विटी शेयर होल्डर के बीच और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बीच। और प्रेफरेंस सबसे पहले जो डिविडेंड दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है उसको प्रेफरेंस एज अ प्रेफरेंस डिविडेंड के रूप में दिया जाता है। उसके बाद जो बच जाता है फिर देन आपका इक्विटी शेयर होल्डर को इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड दिया जाता है। ठीक है, DPS जिसे बोलते हैं, डिविडेंड पर शेयर। तो वो इक्विटी शेयर होल्डर हो गया, फिर देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गया। उसके बाद ऐसा नहीं कि जो आपका इनकम आया उसको आप सारा खर्च कर देंगे। ठीक है ना, मान लिया आपका प्रॉफिट, कोई बिजनेस आप चला रहे हैं, उसमें 2 लाख का आपका प्रॉफिट है, तो उसमें आप कितना खर्च करेंगे, 1 लाख करेंगे, 1.25 लाख करेंगे, इवन 1.5 लाख करेंगे। फिर जो रिमेनिंग 50,000 उसको क्या करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे। उसमें जो रिमेनिंग अमाउंट जो बच जाता है आफ्टर पेइंग डिविडेंड, ठीक है ना, तो इसी इनकम को ये बैलेंस शीट में शो करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या, इन टर्म्स ऑफ
रिजर्व्स कह लीजिए या फिर रिटेन्ड अर्निंग कह लीजिए, ठीक है ना, या बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये मोटा मोटी आप देख सकते हैं कि कैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करेंगे किसी भी कंपनी का। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि जो नेट रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीजिंग होना चाहिए। फिर देन जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दैट इज कॉल्ड एबिटा आल्सो, तो ये भी क्या होना चाहिए, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होना चाहिए। एंड आल्सो नेट इनकम इज आल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। तभी तो आपको डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा या फिर आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। अर्निंग पर शेयर कोई कंपनी कमाने वाली है तभी तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, डिविडेंड भी देगी, और उसके बाद उसके शेयर प्राइस में भी इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर देन अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीजिंग वे में होना चाहिए एंड डिविडेंड पर शेयर भी इंक्रीजिंग वे में होना चाहिए, ठीक है। तो ये मोटा मोटी हम लोग चेक करेंगे किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या फिर इनकम स्टेटमेंट जिसे बोल लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।